अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। PSL 10 का बस आगाज़ होने जा रहा है। 11 तारीख से PSL 10 का मेला सजने जा रहा है। चंद दिन बाकी हैं। रावलपिंडी में पहले मैचेस होंगे और फिर बाकी वेन्यूज़। 3 शहरों के ये मैचेस हैं और 3 शहरों में ही शानदार तरीके से सिक्योरिटी के इंतजाम कर लिए गए। अब सवालात बहुत सारे हैं और मामलात बहुत सारे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर लोग अब बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हैं और शायद PSL को इस PSL 10 जो कि उन मुआहदों का ये आखिरी सीज़न होगा जो PSL 1 के लिए किए गए थे और 10 साल के मुआहदे थे। 10 साल फ्रेंचाइज इन मुआहदों के तहत बाउंड थे। अब बहुत से फ्रेंचाइज, मतलब बहुत सी से मुराद मैं अगर 2 बड़ी फ्रेंचाइज का कहूँ तो खुलकर मुआहदों में तब्दीली, इसके स्ट्रक्चर में तब्दीली और इसके फाइनेंशियल मॉडल की तब्दीली, इन सारी चीज़ों पर बात कर रहे हैं। इस पर भी बात करेंगे हम। पर इससे बड़ा मसला मेरी नज़र में यह है कि T20 और वनडे की हालिया नाक़िस कारकर्दगी जो पिछले, अगर मैं कहूँ 6-7 महीने, 8 महीने या साल ले लें, एक आधी सीरीज़ आपने अच्छी खेल ली, वो भी एक फॉर्मेट की ऑस्ट्रेलिया में और साउथ अफ्रीका में। फिर आपने टेस्ट सीरीज़ बहुत बुरी खेली। T20 आप बस खेल रहे हैं। लेकिन इन 2 बड़े फॉर्मेट्स जो कि सबसे ज़्यादा देखे जाते हैं, T20 और वनडे, इसमें इंतहाई नाक़िस कारकर्दगी है। गुज़िश्ता हम 1.5-2 साल की बात करूं, मैं इससे भी पहले की 2 साल कर लेते हैं। कप्तानी की जंग को लेकर बेड़ा गर्क हो चुका है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का। लोग इतने मायूस हैं, लोगों को प्लेयर्स पर एतमाद नहीं है। जिन खिलाड़ियों की सिलेक्शन हो रही है उस पर पूरी कौम को तहफ़्फ़ुज़ात है। सोशल मीडिया उस पर अलग बात कर रहा है, हमारा मीडिया, टेलीविज़न मीडिया उस पर अलग बात कर रहा है, अखबारात अलग अपने मामलात पे इस पर बात कर रही हैं। लेकिन सिलेक्टर्स, कोचिंग स्टाफ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये क्या सोच रहा है और क्यों ऐसा सोच रहा है कि इतनी तनकीद के बावजूद कोई टस से मस नहीं हो रहा। फ़हीम अशरफ की सिलेक्शन को लेकर बहुत बात हुई, खुशदिल शाह की सिलेक्शन को लेकर बहुत बात हुई। 3 मैच खेलें, 5 मैच खेलें, सारे के सारे हार रहे हैं, कोई परफॉर्मेंस नहीं है। और मैं तो हैरान हूँ, सुफियान मुकीम को चांस देने की बजाय शादाब को मुसलसल, चूँकि मुझे पता था उनको वाइस कैप्टन बनाया तो खिलाएंगे, उनको खिलाया चला जा रहे हैं। कोई परफॉर्मेंस नहीं है। ना शादाब के हाथों से कोई बॉल की परफॉर्मेंस आई, ना शाहीन के हाथों से कोई बॉल की बड़ी परफॉर्मेंस आई, ना ही किसी ने अपने बल्ले का जादू दिखाया कि 1 मैन आर्मी बन के कोई हारा हुआ मैच जीत के रिजल्ट में तब्दील कर दे, कोई मुश्किल फंसे हुए मैच में शानदार बैटिंग करके उसको फिनिशिंग पॉइंट तक ले जाए। तरस ही गए इन सारी बातों को और इन सारी परफॉर्मेंसेस को देखने के लिए। पाकिस्तान टीम, क्रिकेट टीम जहां आज खड़ी है, एक ज़माना था हॉकी टीम, हमारे देखने वाले जो हॉकी से प्यार करते हैं वो इसी तरह का उरूज और उसके बाद जवाल की कहानी बयान करते हैं। हम उसी दहाने पे आके खड़े हो गए जहाँ पर एक ज़माने में जहांगीर और जानशेर के जाने के बाद स्क्वाश खड़ी हो गई थी, जहाँ पर हॉकी के लेजेंड शहबाज सीनियर, वसीम फिरोज़, इनके जाने के बाद हॉकी खड़ी हो गई थी। और जहाँ पर हम देख रहे हैं कि यूनुस खान, मोहम्मद हफीज़, शोएब अख्तर, वसीम अकरम, वक़ार यूनुस, इंज़माम उल हक, मोहम्मद यूसुफ, इसके बाद एक गिराज सरफराज का आया, उसने लड़कों को तैयार किया, खड़ा किया। सरफराज की कप्तानी के बाद से अगर हम ले लें तो मुझे नहीं लगता कि उसकी कप्तानी के बाद से अब तक टीम उस तरह से संभल पाई है या जेल हो पाई है। सियासत की खबरें, लड़ाई झगड़ों की खबरें और अजीब अजीब पॉकेट्स की खबरें, 3 लोग एक तरफ तो 4 लोग एक तरफ, इन सारी चीज़ों पर आज बात करेंगे। बड़ा शानदार हमारा रेगुलर पैनल हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर हफीज़ अमान साहब ने हमें ज्वाइन किया, बड़ी शानदार चीज़ों पर नज़र भी रखते हैं। डॉक्टर हफीज़ अमान क्रिकेट एक्सपर्ट भी हैं, इंटरनेशनल अंपायर भी हैं। साथ ही साथ काशिफ शबीर साहब क्रिकेट कमेंटेटर, क्रिकेट एनालिस्ट है। दोनों हजरात का बहुत शुक्रिया जी। पहले ज़रा काशिफ भाई आपसे, इतना सारा कुछ होने के बाद हम PSL में जा रहे हैं, जो कुछ 1, 1.5 या 2 साल में पूरी कर लेते हैं, चले 2 साल, मैं 2023 का एरा से आपसे बात कर लेता हूँ। ऐसा क्या मुसीबत आई जून 2023 के बाद से पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कि सर ये 1.5 साल या 2 साल का एरा हमारे लिए कांटा बन गया है? आपके बड़ी पहले तो मेहरबानी कि आपने बताया कि PSL पाकिस्तान में होने जा रहा है और 10 तारीख से शुरू हो रहा है। यकीन करें मुझे नहीं पता था कि PSL शुरू होने लगा है पाकिस्तान में। देखें कितने जो क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं उनको भी अब इंटरेस्ट नहीं रहा। नहीं, आप बताएं कि आखिरी जो 3 मैचेस हुए हैं वनडे, आपने देखे मैचेस? सर मैंने एक भी नहीं देखा, मैंने T20 भी नहीं देखा। किसी ने भी नहीं देखा, किसी ने भी नहीं देखा। देखें, हम बड़े अरसे से अरसलान ये बात करते थे कि हर चीज़ को बर्बाद करने का तरीका ये कि उसके अंदर से कंसिस्टेंसी निकाल दी जाए,
एक उसमें रद्दोबदल बार बार करें तो चीज़ें खुद ब खुद ख़राब हो जाती हैं, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। यही पीसीबी के साथ भी हुआ है, हर चीज़ को एडहॉकिज्म पे चलाना, हर चीज़ को इनकंसिस्टेंट चलाना, जिसकी वजह से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। आपने कैप्टनसी की बात की, कैप्टनसी तो हम ऐसे बदलते थे जिस तरह को मजाक हो गया कि 1 महीने के लिए एक सीरीज के लिए एक कैप्टन और उसके बाद फारिग, उसके बाद किस बैटिंग ऑर्डर को कहाँ पर रखना है कुछ नहीं पता। जो हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है वो बर्बाद होकर रह गया। मैं आपको लेके जाऊंगा बहुत पहले 2019-20 में जब हमने ये फैसला किया, उस वक्त की गवर्नमेंट ने कि आप जो है डिपार्टमेंटल क्रिकेट को ख़त्म कर दें और आप जो है 180 पे पूरा स्ट्रक्चर को ले आए क्रिकेट के स्ट्रक्चर से। मैं समझता हूँ वो वक्त था जब क्रिकेट की तबाही का आगाज़ हो गया था। और आपने उस देखा कि उस वक्त जो हमारे क्रिकेटर्स थे उन्होंने पाकिस्तान में खेलने की बजाय दूसरे मुल्कों में जाने को तरजीह दी और लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता जाना शुरू कर दिया। आपने पूरा ढांचा तबाह करके रख दिया, वहां से क्रिकेट का जवाल शुरू हुआ। उसके बाद आपने जब सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या बना दिया, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो, चाहे वो वनडेज हो, चाहे वो T20 हो, सिर्फ PSL को स्ट्रक्चर बना दिया कि जी वहीं से प्लेयर्स को लेंगे और वहीं से तीनों फॉर्मेट में डिवाइड कर देंगे। एक प्लेयर अगर एक अच्छी परफॉर्मेंस देता था तो उसको हम टीम के अंदर ले आते थे और उस वक्त सब सारे के सारे एनालिस्ट यही बात करते थे कि हम गलत तरफ चल पड़े हैं, गलत तरफ जा रहे हैं और इससे तबाही होगी, और वो इस तबाही हमारे सामने नजर आई। उसके अलावा PSL को हमने बिल्कुल पहाड़ बना दिया कि जिस तरह पाकिस्तान का पूरा स्ट्रक्चर जो है डोमेस्टिक वो सिर्फ PSL के इर्द गिर्द रिवॉल्व करेगा। कहाँ गई कायद-ए-आज़म ट्रॉफी, कहाँ गई नेशनल क्रिकेट, बिल्कुल सब कुछ खत्म हो गया। फिर क्रिकेट का क्राइटेरिया, सिलेक्शन क्राइटेरिया, लड़के परफॉर्म कर रहे थे डोमेस्टिक में, करके डिलीवर करके दिखा रहे थे, लेकिन उसके बावजूद हम उनको चांस नहीं दे रहे थे, खत्म हो गए। फिर चेयरमैन PCB, आप चेयरमैन PCB देखेंगे, चेयरमैन PCB एक आता, दूसरा जाता, तीसरा आता, चौथा जाता, कुछ समझ नहीं आ रही थी कि हो क्या रहा है। और उसके बाद हमने अपने पूरे ढांचे को मजाक बना के रख दिया और आहिस्ता आहिस्ता देखें क्रिकेट कहाँ पर पहुंच गई, जबरदस्त काशिफ भाई, बड़ी दुनिया कहाँ से कहाँ गई। बड़ा अच्छा आपने ना पूरी एक तस्वीर खींची है। अच्छा, इसके अंदर 2-3 चीजें मैं आज और एडअप करूंगा और आप दोनों हजरात से इस पर बड़ी डिटेल बात करूंगा। एक, कोचिंग और सिलेक्शन। अच्छा, सिलेक्शन का मयार लड़कों के लिए तो है, सिलेक्टर्स के लिए क्या सिलेक्शन का मयार है PCB के पास, इस पर भी बात करूंगा मैं। लड़कों को तो सिलेक्ट करने के लिए सिलेक्टर आगे आ जाते हैं, ये सिलेक्टर्स को सिलेक्ट करने के लिए किसके पास हथियार है कि भाई इस सिलेक्टर को होना चाहिए, इसको होना चाहिए, इस पर भी आज बात करें। डॉक्टर साहब, बुरा हाल क्रिकेट का और उसी दहाने पे खड़ी है। मुझे बड़ा डर था, मैं बहुत लंबे अरसे से ये बात कहे चला जा रहा हूँ, खुदा ना खास्ता ये ना हो कि हॉकी के हम पल्ला आके खड़े हो जाएं और फिर ये आखिरी खूबसूरत खेल भी हमारे यहाँ से चला जाए और फिर हम बैठे इसको भी देखते रहें कि कब इसका रिवाइवल हो। तो डॉक्टर साहब, ज़रा कहानी क्या है, कहाँ हम पहुँचे हैं 2023 से अब तक? कहानी तो खैर शबीर भाई ने काफ़ी सारे बयान कर दी, काशिफ भाई ने। उसमें अगर मैं अपना हिस्सा डालूं तो वो यही है कि आपने सिलेक्टर्स की बात की तो वहीं से शुरू कर लेते हैं, क्योंकि किस साइड को पकड़े, किस पे बात करें, कौन से एस्पेक्ट की बात करें, हर जगह ही तबाही है। और जब सिलेक्टर्स की बात करते हैं तो उस पर बात करने से पहले हमें ये डर लगता है कि साबिर अली साबिर के बकौल के कहीं ऐसा ना हो कि खुदावा दे खुदा को तू बड़ी मार खानी है, बड़ी लंबी कहानी है। तो ऐसा ना हो जाए कि सिलेक्टर्स का अताब हम पे आ जाए। तो इसलिए ये सिलेक्टर्स की कहानी भी बहुत लंबी है, लेकिन जो फिलहाल हम कोचिंग की बात कर लेते हैं, ये एस्पेक्ट ऐसा है जिसपे हम जितनी भी तबर्राबाजी कर ले कम है। उसकी वजह यह है कि अगर मैं थोड़ा सा कंपैरिजन आपको बता देता हूँ, जो कि अभी रिसेंट पास्ट जो सीरीज खत्म हुई है न्यूजीलैंड की, उस पर बात की, तो अगर आप देखें दो कंपैरिजन कर लेते हैं। हेड कोच है हमारे आकिब जावेद, जिनकी इंटरनेशनल अपीयरेंसेस है 185 और शानदार कैरियर रहा उनका, अपने टेन्योर में बेहतरीन बॉलर रहे, अच्छे टीम प्लेयर थे, सब कुछ था। और उधर उनके हैं गैरी स्टेट की इंटरनेशनल जो अपीयरेंसेस हैं सिर्फ 5 है, टोटल 5। और पिछले 5 साल से हेड कोच है न्यूजीलैंड के। जब वो अपनी एक इनएक्सपीरियंस टीम जिसको आप BC कहते हैं वो यहाँ लेके आते हैं तो भी हमें हरा के जाती है, और वो वापस जाती है हमारी टीम साथ जाती है उनके, और फिर वो वहां पे हमें हरा देती है। वो 5 साल से हेड कोच है और उनकी तब्दीली का चांस कोई नहीं था, लेकिन वो खुद छोड़ रहे हैं 5 साल के बाद कि उनको अब आगे करना नहीं है। दूसरा, आप बैटिंग कोच की अगर मैं बात कर लूँ, वो भी कंपैरिजन कर लें, तो हमारे पास जो बैटिंग कोच है वो है मोहम्मद यूसुफ, जिनकी इंटरनेशनल अपीयरेंसेस है 381, और उधर देख ले लूक रोंकी 139, जिनका इंटरनेशनल सिर्फ 100 है, और मोहम्मद यूसुफ के 900 है।
3900 और 100 कोई कंपैरिजन नहीं है। एज अ बैट्समैन, एज अ प्लेयर, कोई आप देखें तो दूर दूर तक कोई कंपैरिजन नहीं बनता, लेकिन रिजल्ट जब उठा के देखते हैं तो बिल्कुल उलट है एक दूसरे के। तो मतलब यह है कि वहां पर वो स्टार को कोच नहीं लगाते, वो लेजेंड को कोच नहीं लगाते, बल्कि प्रोसेस ड्रिवन जो पीपल्स आते हैं उनको कोच देते हैं। उनके पास एक जेडी होती है, जॉब डिस्क्रिप्शन होती है, आंसरेबल होते हैं, और फिर वो बैठ के थिंक टैंक उनका बैठता है और रिजल्ट और सीरीज के बाद एनालाइज करता है, क्रिटिसिज्म कम करता है और देखता है कि हमें अभी एक मैच हमने हारा, वो भी सिर्फ हसन नवाज की सेंचुरी की बदौलत। तो उसके बाद वहां के जो लोकल कोचेस से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा था कि हसन नवाज अगले 2 मैचेस में स्कोर नहीं करेगा। तो मैंने सवाल किया कि क्यों नहीं करेगा, उन्होंने कहा इसलिए कि अब इनके कोचेस के पास उनका एनफ डेटा आ गया है एक मैच के बाद कि अब वो स्कोर नहीं करेगा, और वही हुआ कि उसने अगले 2 मैचेस में स्कोर नहीं किया। तो अब कोचिंग बहुत मॉडर्नाइज हो गई है, अब खड़े होके खाली टांग निकाल के दिखा नहीं सकते, या ये ब्लेम नहीं कर सकते प्लेयर्स को कि ये तो सुनते ही नहीं है जी। कितनी बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में मोहम्मद यूसुफ ये बात कर चुके हैं कि हम तो बताते हैं जी ये एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, ये उन पर उस पर अमल ही नहीं करते। अगर महमूद ये बात कर चुके हैं कि हमारे बॉल जो बॉलर्स हैं वो राइट लेंथ पर बॉल नहीं करते या हमारे कहने पर अमल नहीं करते। तो भाई आपका काम है, आप कोच है, आपने उनके लेवल पर, उनकी सतह पर आकर बात करनी है। ये एकेडेमिया वाला साइंस है कि आपके स्टूडेंट है, 40 स्टूडेंट है, तो हर एक की कैपेबिलिटी, हर एक का लर्निंग प्रोसेस डिफरेंट, उसका माइंडसेट डिफरेंट है। एज अ कोच, एज अ टीचर, एज अ मेंटोर, आपका काम है कि उसके लेवल पर जाना है, उसको सिखाना है। ये जवाब मुझे मत दीजिएगा, आपको इसीलिए हैफ्टी अमाउंट मिलती है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कि आप उनको सिखाएं, और अगर वो नहीं सीख पा रहा तो अपने जो प्रोसेस है, अपनी जो स्टाइल है टीचिंग का, उसको चेंज करें ताकि वो अच्छा सीख सर, सके। एक और चीज वो बताएं आप दोनों हजरात, मैं एक ब्रेक लेता हूं, वापस आता हूं। अब जरा मैं आप दोनों से बात करूंगा, ये सिलेक्टर्स के लिए क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया, सिलेक्टर्स के लिए क्रिकेटर का सिलेक्शन क्राइटेरिया भी जानते हैं, कैसे सिलेक्ट करते हैं, क्यों कर लेते हैं और किस बुनियाद पे कर लेते हैं, और जो प्लेयर्स सिलेक्ट होकर आते हैं उसके बाद जो सिलेक्टर्स उन्हें सिलेक्ट करते हैं पीसीबी के पास उसका क्या तोड़। एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक से आएंगे तो इस पर भी बात। बैक जी, काशिफ शबीर और डॉक्टर हफीज अमान हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ भाई, बड़ा डिटेल आप दोनों ने बात की। अब जरा आते हैं, चूंकि पीसीबी के सिस्टम्स भी आप लोग बड़े अच्छे से जानते हैं। सर, सिलेक्शन क्राइटेरिया तो हमारे पास एक वर्ड है, लेकिन क्या सिलेक्टर्स के लिए भी कुछ सिलेक्शन क्राइटेरिया हमारे पास है, या सिर्फ सिलेक्टर्स के लिए क्रिकेटर्स का सिलेक्शन क्राइटेरिया ही है? सिलेक्टर्स का सिलेक्शन क्राइटेरिया ये है कि वो टीवी पे आगे कितनी अच्छी तनकीद कर सकता है। जो अच्छी तनकीद करेगा उसको हम एकदम सिलेक्टर ले आते हैं कि हाँ शायद ये कुछ काम कर सके। देखें, बहुत खूबसूरत बात की हफीज भाई ने कि क्या तरीक़ेकार होना चाहिए, एक सिस्टम चलना चाहिए। देखें, इंडिविजुअल पे कोई चीज़ नहीं चलती, एक सिस्टम होना चाहिए। सिस्टम के हिसाब से कानून बनते हैं, सिस्टम के हिसाब से इदारे बनते हैं। यहाँ पर कोई सिस्टम ही नहीं है। कोई अच्छा प्लेयर जरूरी नहीं कि वो अच्छा सेलेक्टर भी हो, अच्छा कोच भी हो। उसके लिए उनकी एक रिक्वायरमेंट है, जिससे कोर्सेज उन्होंने किए हो, उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल किए हो, उसके बाद उनको लेकर आए एज अ सेलेक्टर, एज अ कोच। यहीं से पाकिस्तान का प्रॉब्लम हुआ है। मैंने आपको हमेशा ये बात कही है, आपको याद होगा कि देखें, कोचेज आप अच्छे लेकर आए अंडर 19 में, डोमेस्टिक में, क्योंकि वहां प्लेयर्स बनने हैं, वहां पर उनकी ग्रूमिंग होनी है, वहां से वो तैयार होना है, वो खेत तैयार होना है जहां से फसल तैयार होनी है आपकी। वहां पर हमारे पास कोचेज ही नहीं है। वहां पर तमाम के तमाम जो है ऐसे लोगों को बिठा दिए जिनका कोई काम नहीं है। पीसीबी ने उनको ऑब्लाइज करना है, उनको वहां जाके बिठा देते हैं कि चलो ठीक है, आप अंडर 19, आप जो डोमेस्टिक में जाएं, वहां पर काम करें। क्योंकि वहां जब आप एक फसल ही गलत तैयार कर रहे हैं तो उसने आगे क्या परफॉर्म करना है। आप अपने पड़ोसी मुल्क इंडिया को देख लें, उनके तमाम जोर, उनके तमाम कोशिश जो है वो डोमेस्टिक सिस्टम पे होती है, उसके अलावा अंडर 19 में होती है, और वहां से वो प्लेयर्स निकालते हैं और फिर अपने इंटरनेशनल में लेकर आते हैं। एक अजीब सी बात है, वहां पर एक नया लड़का जो रणजी ट्रॉफी खेलता हुआ आता है, वहां पर कम से कम 3 सीजन 2 सीजन पूरे लगाना मस्ट है, वरना उससे पहले तो वो किसी को लाने की तो दूर की बात है, खिलाना भी करीब नहीं भटकने देते। अच्छा, वो लड़का आईपीएल में आता है, आईपीएल में आके डायरेक्ट परफॉर्म कैसे शुरू करता है, फिर वो इंडियन टीम में आता है तो परफॉर्म करता है। मैंने कमोबेश देखा है, कोई फ्लॉप होकर बाहर गया, वहां पर कंपटीशन की वजह से बाहर होते हैं, परफॉर्मेंस की वजह से नहीं। देखें अरसलान, उनके बेसिक्स ठीक होते हैं, उनको पता होता है कि हमने बॉल किस तरीके से करनी है, हमने फील्ड कैसे करना है, हमने बैटिंग कैसे करनी है। उनको बेसिक्स ठीक, अगर आप बेसिक्स ही ठीक नहीं करेंगे, तुक्केबाजी में लेकर आएंगे तो फिर यही कुछ होगा। आपका एक प्लेयर डोमेस्टिक खेलता नहीं है, उसको आप इमर्जिंग में लेकर आते हैं पीएसएल में,
वो 2 इनिंग्स अच्छी खेलता है और आप उसको कहते हैं जी ये स्टार बन गया और उसको डायरेक्ट इंटरनेशनल स्क्वाड में डाल देते हैं, नेशनल टीम का हिस्सा बना देते हैं, तो वो क्या परफॉर्म करेगा? रणजी ट्रॉफी का मतलब है कि वो 2-3 सीजन अच्छे तरीके से उसको पकाते हैं, पहले वो अच्छे तरीके से खेलता है वहां पर, फिर उसको आईपीएल में लेके आते हैं, आईपीएल में वो परफॉर्म करता है, इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ खेलता है, और वहां पर आईपीएल का ये तो हमें मानना पड़ेगा कि आईपीएल का स्टैंडर्ड इज फार बेटर देन पीएसएल। वहां पर वो प्लेयर्स खेलते हैं जो करंट टीमों के अंदर खेल रहे होते हैं, यहाँ पर वो प्लेयर्स खेलते हैं जो रिटायरमेंट के करीब होते हैं या जो रिटायर हो चुके होते हैं। ये प्रॉब्लम है, इसको एड्रेस करने की जरूरत है हमें, इसलिए हमें अपने डोमेस्टिक पे काम करने की जरूरत है। एक प्रोग्राम में मैं सुन रहा था कि हमारे पुराने प्लेयर्स कह रहे हैं कि हमारे पास टैलेंट नहीं है। टैलेंट की कोई कमी नहीं है पाकिस्तान में, टैलेंट है, मगर वो सारा रॉ टैलेंट है, उसको आपने ग्रूम करना है, उसको आपने तैयार करना है ताकि वो नेशनल टीम में आए और वहां पर आगे परफॉर्म अच्छा, करे। आपको याद होगा हारिस की नाफे का, काशिफ भाई आप दोनों हजरात से चले इस पे बात करें, किसने उस पे काम किया? मोहम्मद नाफे, किसने उसको बुलाया हाई परफॉर्मेंस सेंटर पे, किसने उसकी स्किल्स को फर्निश किया? साइम अयूब सेम, साइम अयूब ने डोमेस्टिक के सीजन लगाए, वो पहले पीएसएल में दिखा, नहीं कुछ किया उसने कोयटा ग्लैडिएटर से, फिर वो डोमेस्टिक जाता है, उसने 2 सीजन प्रॉपर लगाए, उसने अपनी बैटिंग स्किल भी फर्निश की, कमांड भी ली, फिर वो इंटरनेशनल के शुरू में बिल्कुल दबा हुआ रहता है, लेकिन जैसे ही वो खुलने लगता है, अनफॉर्चुनेट है कि वो इंजर्ड हो गया, लेकिन इस हद तक वो हमारा ज़रूरी हिस्सा बन गया कि वो एक इंजर हुआ तो पूरा हमारा सिस्टम एक्सपोज हो गया कि इंजर्ड प्लेयर की रिप्लेसमेंट कौन होगी। देखें, फिर आप यहाँ पर एक बात भूल रहे हैं कि जो ही साइम अयूब ने खेलना शुरू किया हमने उसको स्टार बना दिया। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम एक सीरीज के बाद प्लेयर को स्टार बना देते हैं, उसका दिमाग उस लेवल पे पहुंचा देते हैं कि उसको पता लगता है कि मैं इंडिस्पेंसिबल हो गया हूँ, मेरे बगैर पूरी टीम जो है वो कोलैप्स कर जाएगी। यही प्रॉब्लम है। बेंच स्ट्रेंथ पे कभी हमने काम नहीं किया। आप वो वर्ल्ड कप याद करें कि जिसमें पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हारा, दुबई में यूएई में वर्ल्ड कप हुआ, हमने 11 प्लेयर्स खिलाए और वही 11 ने पहले से लेकर आखिरी मैच तक खेला, कोई चेंज नहीं हुई। ऑस्ट्रेलिया हम गए T20 खेलने के लिए, शाहीन शाह अफरीदी फुली तौर पे रिकवर नहीं किया था अपनी इंजरी से, लेकिन उसको ले जाना मसला बना क्योंकि हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ ही नहीं थी, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास पीछे प्लेयर्स ही नहीं, उस पर काम ही कोई नहीं हो रहा। हाई परफॉर्मेंस की आप बात करें, ये कौन सा हाई परफॉर्मेंस सेंटर है कि जहां पर प्लेयर्स ठीक ठाक प्लेयर्स जाते हैं और वहां पर वो तबाह हो जाते हैं? अनवर अली की आप मिसाल आपके सामने है, उसके अलावा एहसानुल्लाह की मिसाल आपके सामने है कि वहां पर जाता है वो खराब हो जाता है। स्ट्रक्चर खराब है, स्ट्रक्चर को ठीक करने की जरूरत है। वो लोग आए जो वाकई क्रिकेट को समझते हैं। ठीक हो गया, लेकिन सर कहां से वो लोग आएंगे जो क्रिकेट को समझते हैं? अगर हमारे पाकिस्तानी नहीं समझते तो आप बाहर से ले आए ना। ओ सर, वही तो लेकर आए, आ जाए। अब इस पे बात कर लेते हैं डॉक्टर साहब, सिलेक्टर्स के लिए सिलेक्शन क्राइटेरिया आपको क्या नजर आता है? जो काशिफ भाई कह रहे हैं वही, और जो बाहर से लोगों का हम कह रहे हैं, गैरी क्रिस्टन, जेसन गिलिस्पी, उनको ला के विजिट कराया, सब कुछ दिखाया और उनसे कहा चलें भी अब आपने सारी चीजें देख ली हैं, बहुत शुक्रिया, अब आप अपने घर जाएं। उनको शायद हमने विजिट ही कराना था, हम खेलने भी नहीं देते, हम काम भी नहीं करने देते। ये तो प्रॉब्लम बॉटम से है नहीं, मिडल से है नहीं, टॉप से है। ये सारी कोचेस को लेके आना, किस कोच को लेके आना है आपने, एक तो ये बहस खत्म करना पड़ेगी कि हमें फॉरेनर कोच चाहिए कि लोकल कोच चाहिए। हमें प्रोफेशनल कोच चाहिए भाई, नेशनलिटी जो मर्जी हो। अभी इंडिया ने लगाया ना सितांशु कोटक को, उन्होंने कौन सी इंटरनेशनल क्रिकेट खेली? एक मैच भी नहीं खेला हुआ। और डोमेस्टिक के बेहतरीन परफॉर्मर थे, नहीं आ सके टीम में, कोई बात नहीं, लेकिन वो अब आके वो बैटिंग कोच बन गए इंडियन टीम के। तो मजाक तो नहीं है इंडियन टीम का बैटिंग बहुत कोच अच्छी बनना। मिसाल दी है आपने, बहुत अच्छी। लेकिन किसी ने क्रिटिसाइज नहीं किया कभी इसने खुद क्या खेला हुआ। यहाँ सबसे पहले हमारा प्लेयर, हमारा जो स्टार, सुपरस्टार, जो टिकटॉकर का स्टार होता है, वो आके कहता है कि इसने क्या क्रिकेट खेली है, मुझे ये सर बताएं। उसका क्राइटेरिया सुने, उसका क्राइटेरिया सुने ना डॉक्टर साहब। क्राइटेरिया ये था कि जब अंडर 19 की टीम राहुल द्रविड़ बना रहे थे तो उनके साथ कंसल्टेशन किया करते थे और वहां से वो लड़के उनको देते थे, और जो जो लड़के मार्क करके वो राहुल द्रविड़ को देते आए हैं, आज वही लड़के टीम में खेल रहे हैं और उन्हीं लड़कों की वो ऑलरेडी कोचिंग डोमेस्टिक में करते रहे हैं। ये कमाल देखें आप। अच्छा में मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं सिर्फ आपको बता दूं, मेरा क्रिकेट खेलने से और खिलाने से कोई ताल्लुक नहीं है, सिर्फ मीडिया की हद तक आप लोगों के साथ जो ताल्लुक है वही है। लेकिन मैं आपको बता दूं, न्यूजीलैंड की टीम में रचिन रविंद्रा, विल यंग, अपने फिन एलन, अरसलान अब्बास, डेविन कॉनवे, इन 5 के प्लेयरों के आने से पहले मुझे पता था कि ये प्लेयर न्यूजीलैंड में आ रहे हैं डेब्यू करने के लिए। तो क्या वो जो लोग जो
के सारा कुछ करते हैं, जिनका काम ही यही है, जो इस चीज के पैसे लेते हैं, इतने सारे पैसे लेते हैं, उनको नहीं पता कि लोग वहां से कैसे ग्रूम होके आ रहे हैं। इन एक एक लड़के का मुझे पता था कि ये अब आ रहे हैं और इसका क्या क्या पीछे क्या क्या इसके प्रोसेस चल रहा है। अरसलान अब्बास ने भी डेब्यू किया, 22 बॉलों पे 52 रन किए, फिर अगले मैच पे 52 बॉलों पे 22 रन किए उन्होंने। सिचुएशन, मैच अवेयरनेस, गेम अवेयरनेस। और अरसलान अब्बास वो लड़का था जो अंडर 15 की टीम में था तो अंडर 19 खेलता था। और न्यूजीलैंड में ऐसा बहुत कम होता है कि कोई लड़का अपनी एज से बड़ी क्रिकेट खेले। 3 साल की बड़ी क्रिकेट खेलता था, वो ग्रूम्ड लड़का था। पहली इनिंग में उसने आके बता दिया कि मैं हूं तो पाकिस्तान से, पैदाइश मेरी लाहौर में हुई है, मेरे फादर खानेवाल से होंगे, रोशनपुर से, लेकिन मैं न्यूजीलैंड का नुमाइंदा हूं और मैं आपको नुमाइंदगी करके दिखाऊंगा। दिस इज द वे। ये है वो प्रोसेस जिसके जरिए आप प्लेयर्स की जरूरत है। उनके बहुत बड़े स्टैट नजर नहीं आती आपको वहां पर अगर आप देखें, लेकिन प्रॉमिस पे पिक होते हैं। फिर एलन प्रॉमिस पे पिक हुआ, कोई बड़े स्टैट नहीं थे, लेकिन उसने आके प्रूव किया। विल यंग आया, उसने प्रूव किया। रचिन रविंद्र आया, पूरा न्यूजीलैंड उसको जानता था अंडर 19 से, जब वो इंटरनेशनल टीम में आया। इंटरनेशनल टीम में जगह बनाने से पहले उसको लोग जानते थे। ये है वो प्रोसेस जिसकी हमें जरूरत है कि कैसे सिलेक्शन करनी है। अब आपने का तो सिलेक्शन का तो मसला ही नहीं है, ये तो सिलेक्टर्स का मसला है। तो सिलेक्टर्स का यही मसला है कि वो अब आके वो बन गए हैं, वो डॉक्टर प्रेजेंटर भी साहब बन बड़े गए। एक मजे की चीज आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। चले मैं आप दोनों से इस पे बात कर, पहले आपसे फिर काशिफ है। सर मैंने कुछ 2 बार अभी रिसेंट में आकिब जावेद साहब का इंटरव्यू किया। अभी वो हेड कोच बने नहीं थे, तो जब वो इंटरव्यू किया मैंने उन्हें पूछा कि जी डेवलपमेंट प्रोग्राम लाहौर कलंदर का बड़ा इफेक्टिव है, बड़ा अच्छा है, लेकिन उसको क्यों आपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए आसानी बना दी है कि वो वहीं से वो खुद काम ना करें बल्कि आप काम करें और लड़के उनको दें। ये कोई क्राइटेरिया फ्रेंचाइज का पूरी दुनिया में मुझे नहीं नजर आया। फिर मैंने कहा जी क्या ऐसा सिस्टम होता है जिसके तहत, उन्होंने मुझे पूरी बात बताई। उन्होंने कहा जी कि देखें मिडिल ऑर्डर के लिए हम मिडिल ऑर्डर फोर्स तैयार करते हैं, ओपनर के लिए ओपनर का अलग एक क्राइटेरिया, सिर्फ ओपनर्स की उस वक्त ट्रायल्स या उस वक्त उनकी परफॉर्मेंस जज करते हैं मैचेस के करवा के, फिर हम लोअर मिडिल ऑर्डर के लिए, फिर ऑलराउंडर्स के। उन्होंने मुझे ये सारा कुछ बताया। यार अब वो हेड कोच भी है, सिलेक्टर भी है, अब उनको क्या वो भूल गया होगा ये सारी बातें? डॉक्टर साहब अगर तो मुझे लगता है कि ये सब कुछ झूठ का और मास पेपरों का पलंदा था जो उन्होंने आपके पास सामने खोल के रख दिया कि ये ले जी, ये हमारे पास लिखा हुआ है, ये जॉब डिस्क्रिप्शन है, ये हम इस तरह से करते हैं, इस तरह से करते हैं। उन्होंने पढ़ के सुना दिया और आप भी भोले बादशाह हैं कि आपने उसको यकीन भी कर लिया। जब एग्जीक्यूशन के वक्त आए, जब वो हेड कोच बने पाकिस्तान टीम सर के, मेरी मजबूरी तो है यकीन करना, मेरी यकीन करना इसलिए मजबूरी है कि वो टेस्ट क्रिकेटर है ना, मैं तो नहीं बोल सकता ना सर। अब टेस्ट यही ये ना बोलने ने ही तो हमें यहाँ तक पहुंचाया है, इसलिए कि वकार यूनुस आएंगे, क्योंकि वो इतने बड़े लेजेंड है, कोई बोल नहीं सकता उनके आगे। वो ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, क्योंकि हम चुप कर जाएंगे, हम सवाल भी नहीं करेंगे। डॉक्टर साहब एक ब्रेक पर जाना है, ब्रेक से वापस आऊंगा। जरा अब हम बात करेंगे PSL 10 की। पूरी टीम की हमने बात करी, PSL 10 की, फ्रेंचाइज क्रिकेट की, इसके स्ट्रक्चर की, मुआहिदों में तब्दीली होगी, क्या बेहतर हो सकता है। फिर ये जो एक हम कहते हैं कि एक सर्टेन अमाउंट होती है हर टीम को खर्चनी होती है, क्या उसी को खर्च कर जो IPL या बाकी अच्छी लीग्स हैं उनके स्टैंडर्ड के प्लेयर्स यहाँ पर आ सकते हैं, नहीं आ सकते, तो क्या होने जा रहा है। वापस आते हैं ब्रेक से, इस पर बात करें। वेलकम बैक जी। डॉक्टर साहब PSL 10 आ गई और पहले से अब तक का सीज़न आपने देखा, मुझे लगता है जब पाकिस्तान से बाहर थी बड़ा बूम था और दुनिया में बड़े प्लेयर्स तब भी नहीं आए थे, लेकिन क्रिकेटिंग स्टैंडर्ड्स इतने अच्छे थे कि हर प्लेयर जाकर, केविन पीटरसन जैसा प्लेयर भी जाकर कहता था। तो अब हम देख रहे हैं कि पिछले 3 या 4 सीज़न ले लूँ मैं, 3 में नहीं 4 सीज़न ले लूँ, एक तो परफॉर्मेंसेस बड़ी डल हैं, दूसरा मैचेस में बड़ी कोई इलेक्ट्रिक परफॉर्मेंसेस हमें नहीं दिख पाती हैं, कम मतलब पैचेस में तो दिखती है एक साथ। दूसरा हम इसके स्टैंडर्ड के साथ क्या ऐसी अट्रैक्शन कर रहे हैं कि अब हम क्राउड को लेकर आ जाएं ग्राउंड में और कहें भाई ये हम आपको दे रहे हैं। देखिए सिक्योरिटी के मसाइल हमारे यहाँ हैं अरसान भाई, ये अभी मान लेना चाहिए, ये आंखें बंद करने से फर्क नहीं पड़ता। ऐसे मुझे भी लास्ट टाइम जाने का इत्तेफाक हुआ मैच में, तो 4 सिक्योरिटी पोस्ट से गुजरने के बाद जब वहां बंदा पहुंचता है एग्जॉस्ट हो चुका होता है। 4 घंटे आपने पहले मैच से जाना है, 3 घंटे का मैच है, 4 घंटे आपने सिक्योरिटी में से गुजरते रहना है, तो बहुत मुश्किल पेश आती है। ये एक फैक्ट है जिसको हमें मानने की जरूरत है।
उसके साथ जो बाकी क्रिकेट स्टैंडर्ड्स की बात है वो डेफिनेटली हमें, जब तक हम इंटरनेशनली नहीं जीतेंगे इसमें अट्रैक्शन पैदा नहीं होगी। जैसे आपने हॉकी की मिसाल दी, जैसे स्क्वॉश की मिसाल दी, इसी तरह क्रिकेट का भी यही मसला है कि जब आप 8 में से 7 मैच हार के आएंगे और एक तुक्के से फ्लूके से जीत के आएंगे मैच, तो फिर आपकी टीम के साथ लोगों की जुड़त, उनका ताल्लुक नहीं पैदा हो सकता। स्टारडम आपका तभी पैदा होगा, स्टारडम पैदा होगा तो आपके लोग रुकेंगे इधर और फैंस उसके साथ जुड़े रहेंगे। आपकी मर्चेंडाइजिंग में काम, मतलब जहां जहां सारे का सारा कथा चटा अगर मुख्तसर करें तो अली तरीन ने सारा तो खोल दिया है। प्रोग्राम में, अपने जी, प्रोग्राम के मैंने अंदर उन्होंने सुना क्या अली तरीन का इंटरव्यू कहा, सुना। वो खुद स्टेक होल्डर है, वो खुद स्टेक होल्डर है और वो किस तरह क्रिटिसाइज कर रहे हैं, और ऐसा लग रहा है उनकी अगर आप बॉडी लैंग्वेज देखें तो वो जिच हो रहे हैं, बाकायदा जिच होकर बात कर रहे हैं कि जैसे उनके हाथ में कुछ नहीं है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। ऐसा लगता है कि जो इन दो इंतहाओं पर खड़ी हुई है, यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक साइड पर है और बाकी फ्रेंचाइजी सारे एक साइड पर है। जैसे आपने शुरू में कहा था कि 2 फ्रेंचाइजी कम से कम इस बात पर एग्रीड है और वो खुलखुला कर सामने आ रहे हैं कि इसको स्ट्रक्चर को चेंज होना चाहिए। मैं कहता हूँ बिल्कुल ऑल टुगेदर। अच्छा, आपको पता है अली तरीन डायरेक्ट साइनिंग के लिए 3-4 बड़े प्लेयर्स के साथ बातचीत भी कर रहे थे, लेकिन डायरेक्ट साइनिंग वाला मामला उनको इजाजत नहीं मिली और फिर वो बना नहीं। सर ये होना चाहिए और होना पड़ेगा, इसके अलावा चारा कोई नहीं आपके पास। आपको कैप्स हटानी पड़ेंगी, इसको ओपन करना पड़ेगा, फुटबॉल के फॉर्मेट पे जाएगा, अल्टीमेटली तो जाना ही है, लेकिन जो जल्दी चला जाएगा वो ज्यादा फायदा उठाएगा इसका। देखिए, अगर आपके फ्रेंचाइजी पैसा खर्च करने को तैयार है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्यों कैप्स लगा के बैठा हुआ इस पर? इतनी ज्यादा मोनोपोली के साथ आप नहीं चला सकते इस तरह की लीग को। और होगा क्या कि 10 साल के बाद ये फ्रेंचाइजी आगे जाने की बजाय ये कहेंगे कि ये जी अपनी टीम वापस ले लें। ये तो ऐसा लगता है सर, बिल्कुल आसान भी अगर मैं मिसाल दूं कि जैसे कोई वो गर्ल्स कॉलेज में एक मीना बाजार लगता है और उसमें मुख्तलिफ स्टॉल्स वालों को बुलाया जाता है कि महीने के लिए स्टॉल है, वो आए और आपका स्टॉल लगाएं और उसके बाद जो ही स्टॉल खत्म हो जाएगा अपना वो फट्टा लपेटे और चूड़ियां आपकी बिक गई और उसके बाद अपने घरों को जाए 11 महीने फिर आराम से आप घर पे बैठे। ऐसे मिसाल ये बड़ी सही। काशिफ भाई, ये जो मिसाल दे रहे हैं इसको लेकर जरा क्या कुछ तब्दीली हो जाएगी इस PSL 10 के बाद? कोई नई टीम की इंडक्शन हो जाएगी? कोई प्लेयर्स के हवाले से ड्राफ्टिंग, कैप्स, इसमें तब्दीली, ऑक्शन पे आ जाएंगे, क्या करेंगे? होगा। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि आप ये दुआ करें कि हम इनको रिटेन कर सकें, अपने इन फ्रेंचाइजीज को जो बैठे हुए यहाँ पर टीमें लेकर। क्योंकि इंटरेस्ट, असल प्रॉब्लम ये है कि आपने लोगों का इंटरेस्ट पैदा करना है, आपने क्राउड का इंटरेस्ट पैदा करना है, पाकिस्तानी अवाम को लेकर आना है ग्राउंड के अंदर, तभी जाके ये मेला जो है वो सजेगा भी और कामयाब भी होगा। और दूसरी बात है कि सारी दुनिया के जो प्लेयर्स हैं, जो अच्छे प्लेयर्स हैं, उनको हमारा क्राउड देखना चाहता है। हमारा क्राउड एग्जिस्टिंग प्लेयर्स को देखना चाहता है, जो कि करंट प्लेयर्स हैं, उनको टीम में लाने की ज़रूरत है। सबसे पहले ये है कि इसकी विंडो को ठीक करने की ज़रूरत है। ऐसी विंडो में लेकर आए PSL को जहां पर प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी जो है वो मैक्सिमम हो और वो प्लेयर्स प्रेफर करें पाकिस्तान में आकर खेलने को। और दूसरी बात है कि जो इंडक्शन है प्लेयर्स की, उनको मॉनेटरी लिहाज से उसको भी बेहतर करने की ज़रूरत है। वो तब आप बेहतर करेंगे जब आपके पास ज़्यादा मार्केटिंग में पैसा जाएगा, जब ज़्यादा स्पॉन्सर्स आपके पास आएंगे, जब प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा इन्वॉल्व होगा। लेकिन ये सब चीज़ें तब डेवलप होंगी अगर आपका बेसिक ढांचा ठीक होगा और आपकी नेशनल टीम जो है वो परफॉर्म करेगी, वहाँ स्टार्स डेवलप होंगे। हमारे स्टार डेवलपमेंट का प्रोग्राम तो वैसे ही खत्म हो चुका है। हमारे पास कौन से स्टार्स हैं जिसको लोग देखना चाहते हैं? आप किसको देखना चाहते हैं? जाके घूम घुमा के आप कहते हैं जी हमने बाबर आजम को जाके बैटिंग करते हुए देखना है, उसके बाद आगे पीछे कुछ भी नहीं है आपके पास देखने के लिए। तो इसलिए ये सब चीजों को डेवलप करने के लिए PCB को रोल अदा करना पड़ेगा, PCB को मुतहर्रिक होना पड़ेगा, एक पॉलिसी लानी पड़ेगी। देखिए, मैं समझता हूँ PCB को ना थोड़ा अपना रोल बल्कि अदा नहीं करना पड़ेगा, मुझे लगता है PCB को शिफ्ट करना पड़ेगा, रोल कम करके एक अलग एंटिटी के तौर पर इसको एक बॉडी बना दें और वो ही इसको कंट्रोल करे और वो ही उसमें फ्रेंचाइज भी अपना हिस्सा डालें, उसमें PCB की मैनेजमेंट के कुछ चंद लोग हों, जैसे BCCI ने कर रखा है। अब उनका कोई ख़ास लेन देन नहीं है, लेकिन उसके प्रॉफिट में उनको बड़ा मज़ा आ रहा है और फ़ायदा हो रहा है। इसी तरह इनको भी कुछ करना पड़ेगा, वरना ये अगर खुद कंट्रोल करते रहे तो बड़ा मसला हो जाएगा। देखिए अरसलान, सबसे पहले तो PCB को ये तस्लीम करना पड़ेगा कि वो एक गलत डायरेक्शन में चल रहे हैं, जिसकी वजह से क्रिकेट का ढांचा सारा ख़राब हो गया है। अगर वो ये एक्सेप्टेबिलिटी उनके अंदर आएगी और वो एक्सेप्ट करेंगे कि वाकई हमसे गलतियां हो रही हैं, तो फिर तो वो ठीक करने की तरफ जाएंगे। अगर वो हठधर्मी का मुजाहरा करेंगे और कहेंगे नहीं जी हम बिल्कुल ठीक है, हमारा डायरेक्शन भी ठीक है,
तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता, फिर मामला ठीक नहीं होंगे। इसलिए सबसे पहले ये रियलाइजेशन की जरूरत है। दूसरी बात है कि प्रोफेशनल्स को लाना चाहिए, ऐसे प्रोफेशनल्स को लाना चाहिए जो इसका डायरेक्शन ठीक करें और जो सही नहज पर इसको लेके जाएं। ये मार्केटिंग का जमाना है, ये प्राइवेट सेक्टर का जमाना है, इसमें इस मतलब सोशल मीडिया का जमाना है ना, इसमें चीजों को नए नहज पे लेकर आना पड़ेगा। पुराने दकियानुसी तरीकों से चीजें नहीं सही चलेंगी। इसलिए जब प्रोफेशनल की इंडक्शन होगी इस सिस्टम के अंदर, ऑटोमेटिकली चीजें बेहतर होंगी। और फिर फ्रेंचाइजी से आप उनसे पूछें, उनसे मुशावरत करें, उनको ऑन बोर्ड लें और उनकी चीजों को एक्सेप्ट करें, क्योंकि वो भी स्टेक होल्डर्स हैं, मेन स्टेक होल्डर्स हैं। आपको याद है शुरू में जब ये दुबई में रही है 2-3 साल, सबने नुकसान उठाया, लेकिन वो रहे, इसके साथ मौजूद रहे कि वो ये मतलब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आगे जाके जब ये पाकिस्तान में आएगी तो वो प्रॉफिटेबिलिटी में आएगी और ये बेहतर उससे कमाएंगे। जितने भी प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं जिन्होंने टीमें ली हुई हैं, उन्होंने प्रॉफिटेबिलिटी के लिए टीम ली हुई है, उन्होंने कमाने के लिए टीमें ली हुई हैं। इसलिए उनका इन्वॉल्व करना, उनको साथ लेके आना, उनको ऑन बोर्ड करना, उनको एज स्टेक होल्डर एक्सेप्ट करना, ये पीसीबी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। डॉक्टर साहब, ये जो कंट्रोल होता है किसी भी एक इदारे का, जो पहले अपने 10 मामले हैं उसके वहाँ देखे और फिर इस बॉडी को एक अलग बॉडी बना देते, एक ग्रुप कंपनी तो एक बना दिया था, लेकिन उसको प्रॉपर तरीके से उस तरह बतौर कंपनी ऑपरेट अभी तक नहीं होने दिया गया। देखिए अरसलान में इसमें सारे के सारे वो लोग हैं वो जो हाईली प्रोफेशनल से मुराद मेरा कहने का कि सारे अपनी अपनी फील्ड में प्रोफेशनल्स हैं। मतलब मुल्तान सुल्तान के ओनर से लेके सारे के सारे आप देखते हैं तो अपने अपने फील्ड के वो बादशाह हैं। तो उनको अगर मिलके एक जॉइंट ग्रुप बना ले, जॉइंट कंपनी बना ले, वो खुद अपने प्रोफेशनल हैं तो यहाँ भी एक अलग से ग्रुप क्रिएट कर ले, जैसे आपने कहा कि वो सेपरेट एंटिटी हो और वो अपने मामलात को खुद देखे। पीसीबी ठीक है उसकी मदर कंपनी रहे, लेकिन जो हमारी पीएसएल है वो बिल्कुल इसी तरह जैसे बीसीसीआई के अंडर आईपीएल परफॉर्म कर रही है, इसी तरह पीएसएल परफॉर्म कर सकती है, लेकिन उनको ज्यादा वसीतर इख्तियारात दिए जाएं ताकि वो अपने बिजनेस मॉडल को बेहतर से बेहतर कर सके। अगर वो उनके अपने इंडिविजुअल बिजनेसेस ग्रो हो रहे हैं तो पीएसएल को कैसे ग्रो नहीं करेंगे। मैं 100% कायल हूं इस बात का कि बिल्कुल वो ग्रो करेंगे, सिर्फ इसलिए कि अभी उनकी बन नहीं पाती अपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिसर्स के साथ, क्योंकि यहाँ पर ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल है, हर चीज फाइलों में दबी रहती है और वहां पर जो प्राइवेट बिजनेस ओनर होता है वो अपने तरीके से काम करता है और वो जल्दी से जल्दी मूव ऑन करता है। और हमारे यहाँ फाइलें रुकी रहती हैं, मूव नहीं कर पाती और फिर इजाजतनामे चाहिए होती हैं, फिर हमें प्राइम मिनिस्टर तक का एक पूरा प्रोसेस तय करना पड़ता है, चेयरमैन की इन्वॉल्वमेंट होती है और बहुत सारी इतना कुछ होता है कि हमारे यहाँ वो चीज पनप ही नहीं पाती और बिल आखिर बिजनेसमैन थक हार जाता है कि भाई ये काम आपने अगर करना है तो आप कर ले, हमसे तो नहीं हो पाता। तो यही प्रॉब्लम ये बड़ी ही टेंस सिचुएशन है। लेकिन सर मसला सिर्फ ये है अब कि हम लोग जिस नहज पे आके खड़े हो गए ना, यहाँ से हर चीज़ के लिए ना अब बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। हमारे पास अब वो टाइम भी नहीं रहा कि हम कहें यार चलो अगली सीज़न में यूँ कर लेंगे। अब कोई सीज़न नहीं रहा, सारे सीज़न ऑफ हो गए हमारे। अब जो हमारा सीज़न ऑन है ये ऐसा स्टॉर्म सीज़न है, ऐसा तूफ़ानी सीज़न है। अगर अब हमने ठीक ना किया तो हम इसको ठीक नहीं कर पाएंगे और हालात बद से बदतर होते जाएंगे। मैं तो बड़ा उस दिन से बड़ा परेशान था जब ये सारी परफॉर्मेंसेस और कैप्टन सीट इसको लेकर भागदौड़ चल निकली थी। बाद इसके अलावा कि हमें को परफॉर्मेंस देकर टीम में रहना है, सबको कैप्टन बन के टीम में रहना है, ये बड़ा अजीब मामला है। और इसका सारा क्रेडिट पीसीबी को जाता था कि वो कैसे इसकी हैंडलिंग करता। और मुझे लगता था कि मोहसिन नकवी साहब आएंगे, बड़ी शानदार हैंडलिंग कर लेंगे, तो चीज़ें वो अपने हिसाब से तो अच्छी हैंडल कर ही रहे हैं, लेकिन निचले सतह पर शायद वो हैंडलिंग उस तरह हो नहीं पा रही। डॉक्टर हफीज़ अमान साहब, थैंक यू सो मच सर। काशिफ शबीर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, और नाज़रीन आपका भी बहुत शुक्रिया। कल फिर होती है आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।